गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। आज हम कक्षा 10 हिंदी व्याकरण से एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है समास। देखो बच्चों, समास क्या होता है, इसके भेद उपभेद क्या होते हैं, समास विग्रह करने की प्रक्रिया क्या है, आज हम इन्हीं सभी नियमों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि समास क्या होता है। समास क्या है? समास संस्कृत धातु अस जिसका अर्थ है संक्षेप, यानी समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है या तो उसे कहेंगे हम छोटा रूप या फिर उसे कहेंगे संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोटे रूप में लिखना, है ना। कोई वाक्य हो जिनमें हम विभक्ति चिन्हों का लोप करके क्या कहेंगे, जब दो या दो से अधिक शब्द यानी जो पद होते हैं, हमने पढ़ा ना, शब्द जब वाक्य में आ जाता है तो पद बन जाता है, यानी दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर, विभक्तियां आप जानते हो, कारक चिन्ह जो होते हैं ना, उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहेंगे? विभक्तियां। लोप करना यानी छिपा देना। लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? समास का जो की डेफिनेशन है वो क्या होगी? दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्तीकरण की जो क्रिया है उसे हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। संक्षिप्तीकरण दो या दो से अधिक शब्दों के, ठीक है ना, उसको हम क्या बनाएंगे? छोटा रूप बनाएंगे उसे, तो उसे हम समास भी कहते हैं, सामासिक शब्द या समस्त पद। ठीक है, समस्त पद और सामासिक, ये दोनों जब विभक्ति चिन्ह का हम लोप कर देते हैं तब प्रयुक्त होता है। तो सही मायने में समास की परिभाषा क्या हुई? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया, है ना, संक्षिप्तीकरण की क्रिया को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। और सामासिक पद को विखंडित करने यानी अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह। आपके दो शब्द आएंगे यहाँ पर, एक तो आएगा सामासिक पद या समस्त पद और दूसरा आएगा समास विग्रह, है ना। समास विग्रह होगा तो उसमें तो विभक्ति चिन्ह आपको दिखाई देंगे और जो सामासिक पद या समस्त पद होंगे उसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाएगा, विभक्ति चिन्ह छिप जाएंगे, है ना। ये आपके 4 नंबर का प्रश्न आएगा पेपर में समास को लेकर, ठीक है ना। तो सामासिक पद और समास विग्रह, उसमें अंतर समझ में आ गया। सामासिक पद क्या है? जब विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है तो वो तो सामासिक पद या समस्त पद बन जाएगा, और जब हम सामासिक पद को अलग अलग करने की जो क्रिया करते हैं उनमें विभक्ति चिन्हों को जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, रसोई के लिए घर। तो के लिए यहाँ पर क्या है? विभक्ति चिन्ह, है ना। शब्द में से अगर विभक्ति चिन्ह का लोप कर दूं तो मैं नया शब्द क्या बन जाएगा मेरे लिए? रसोई घर। अब ये रसोई घर है ना, ये क्या है? सामासिक शब्द है, समस्त पद है ये, ठीक है। और रसोई के लिए घर, ये क्या है? समास विग्रह है। क्लियर है? तो समास विग्रह क्या होगा? किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक कर, यानी विभक्ति सहित अलग अलग करके अगर उस क्रिया को अगर हम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है, ठीक है ना। तो समास विग्रह की परिभाषा और समास यानी सामासिक पद की परिभाषा दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सामासिक पद क्या है और समास विग्रह क्या है, ठीक है। अब इसके बाद आपको समास में कुछ ऐसी बातें जाननी ज़रूरी है जो समास के जो जितने भी आपके समास के भेद दे रखे हैं उसमें उत्तर पद, पूर्व पद, ठीक है, और समस्त पद, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो उनको समझने के लिए आपको पहले उत्तर पद के बारे में जानना है और पूर्व पद के बारे में भी जानना है। समास में
कम से कम 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। पहला पद क्या होगा? पूर्व पद, और दूसरा पद क्या होगा? उत्तर पद, है ना। तो इन दोनों शब्दों को जानना आपको जरूरी है, क्योंकि जिन 2 शब्दों के मेल से समस्त पद बना है उसमें पहला पद तो क्या कहलाता है? पूर्व पद कहलाता है, और दूसरा पद क्या कहलाता है? उत्तर पद कहलाता है। इस प्रकार समस्त पद के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। और इन्हीं दोनों को मिलाकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं, उसे ही समस्त पद कहा जाता है। ये जो पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर ही एक संक्षिप्त रूप धारण करते हैं, इसे क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। और जब ये अलग अलग होकर विभक्ति चिन्हों के साथ जुड़ते हैं तो इन्हें क्या कहेंगे हम? समास विग्रह कहेंगे। समझ में आ गया समास विग्रह और सामासिक पद आपको अच्छे से। अब इसके बाद हम जानेंगे समास के कितने भेद होते हैं। समास के मुख्यतः आपको 6 भेद लिखने हैं ना। जो तत्पुरुष समास में कर्मधारय समास और द्विगु समास है ना, इसको आपको अलग अलग लिखना है, ठीक है ना। मतलब अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसमें ये जो कर्मधारय और द्विगु समास के 2 उपभेद दे रखे हैं ना, इसको आपको अलग अलग ही लिखना है। यानी समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है ना। पहला जो भेद है आपका वो है अव्ययी भाव समास। अवयव का अर्थ आपने अवयव के बारे में जाना होगा। अवयव क्या होता है? अविकारी शब्द जो होते हैं उन्हें हम अवयव कहते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा है अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन्हें हम अवयव कहते हैं, जो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक या काल के अनुसार नहीं बदलते हों उन्हें हम क्या कहेंगे? अवयव कहते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव समास ये है। तो अब अव्ययी भाव समास में क्या होगा? इसमें पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। और अव्ययी भाव समास में क्या होगा? पहला पद तो क्या होगा? प्रधान होगा। उसके बाद पहला पद या पूरा पद अव्यव होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि इसमें पहला पद प्रधान होता है, यानी जो भी बात कही जा रही है वो पहले पद के आधार पर कही जा रही है। और इसमें जो पूरा पद है वो अव्यव होगा। अव्यव मतलब ऐसा शब्द या ऐसा पद, है ना, जो लिंग वचन काल या कारक के अनुसार बदलता नहीं हो। और इसके अलावा यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति यानी उस एक शब्द को बार बार दोहराया जा रहा हो तो दोनों शब्द मिलकर भी अव्यव की तरह ही प्रयुक्त होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, बीचों बीच, ठीक है। तो बीचों बीच यानी बीच बीच दोनों शब्द है तो एक ही, पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन जो पहला पद है उसको ज़्यादा जोर से बोला जा रहा है। रातों रात, ठीक है ना, साफ साफ। तो ये सारे शब्द क्या है? पुनरावृत्ति हो रही है ना। समझ में आ रहा है? इसमें पहला पद प्रधान होता है। जो पहला वाला पद होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसका मूल्य ज़्यादा होगा, उसी बात के अनुसार ही आगे वाली बात कही गई होगी, ठीक है। उसके बाद पहले पद तो प्रधान होगा ही, उसके बाद पहला पद या पूरा पद भी अव्यव हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका है कि यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, एक ही शब्द बार बार दोहराया जाए तो वो भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। इसके बाद संस्कृत के जो उपसर्ग युक्त पद होते हैं वे भी अव्ययी भाव समास में आते हैं। जैसे उपसर्ग वाले पद जैसे भर पेट, ठीक है, और आता है अनुक्रिय, है ना, अनुशासन। जो संस्कृत वाले उपसर्ग होंगे ना वो पद यानी वो शब्द भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल, अब अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यव होता है। पूर्व पद मतलब पहला वाला पद। मैंने क्या बताया आपको? पहला वाला पद या पूरा पद भी अव्यव हो सकता है, लेकिन, है ना। और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण क्या होगा? पहला पद पूर्व पद अव्यव होगा और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होगा। जैसे देखो, आ जन्म, आ क्या है? अव्यव है, क्योंकि आ का हम कोई रूप परिवर्तन नहीं कर सकते ना। आ को हम और कुछ रूप में लिख सकते हैं क्या? नहीं। जन्म संज्ञा,
ठीक है। तो आजन्म, जन्म से लेकर, ऐसे देखो रातों रात, रात ही रात में, घर घर, यानी इस शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर देखो एक और, बेमतलब, बे यहाँ पर क्या है, संस्कृत का उपसर्ग हो गया, मतलब के बिना, ठीक है। बेकायदा, है ना, हाथों हाथ, ये सारे शब्द क्या आ रहे हैं यहाँ पर, आसमुद्र, समुद्र पर्यंत, ये सारे शब्द यहाँ पर अव्यव शब्द हैं। समझ में आया अच्छे से, साफ साफ, आजीवन, यथा, यथा संभव, यथा का अर्थ होता है अनुसार, है ना, यथा का अर्थ होता है अनुसार, यानी संभव के अनुसार, जैसा संभव हो, यथा शक्ति, है ना, शक्ति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार। तो यथा शब्द यहाँ पर क्या है, अव्यव है, जो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होता है। तो जहाँ पर भी यथा शब्द हो वो तो अव्यव शब्द ही, अव्ययी भाव समास ही होगा। अगला है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होगा, उत्तर पद, यानी मैंने आपको बताया ना कि इसके दो भेद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद मतलब पहला पद, और उत्तर पद मीन्स बाद वाला पद, यानी दूसरा पद। तो इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है ना, और पहले पद के साथ लगी विभक्ति का लोप हो जाता है। विभक्ति मतलब वही जो कारक चिन्ह है, विभक्तियों का लोप हो जाता है, इसीलिए ये तत्पुरुष समास है ना। अब तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, कितने भेद, 6 भेद। लेकिन आप कहेंगे कारक तो 8 प्रकार के होते हैं, कारक चिन्ह तो 8 प्रकार के होते हैं। तो इसमें आप देखिए, जो कर्ता कारक है और संबोधन, ये दोनों कारक तत्पुरुष में नहीं आते हैं, यानी ने का कहीं पर भी प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। हे, अरे, अहो, इनका भी कहीं पर भी प्रयोग नहीं होगा। यानी आप जब भी तत्पुरुष समास का भेद करते हैं या फिर उसका विग्रह करते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि इसमें विग्रह करने पर ने विभक्ति चिन्ह नहीं आएगा, यानी कर्ता जो है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा जो संबोधन है वो भी नहीं आता है। तो इसमें तत्पुरुष के कितने उपभेद हो गए, 6, ठीक है। कर्म हो गया, है ना, कर्म को, ठीक है। उसके बाद करण हो गया, और संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबोधन, ये जो 6 प्रकार के जो कारक हैं, ये सारे इन्हीं कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास का विग्रह किया जाएगा, ठीक है ना। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद, यानी जो दूसरा वाला उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, और जो विभिन्न लिंग वचन होते हैं वो दूसरे पद के अनुसार ही होंगे। जो लिंग वचन आपके लगेंगे ना, विभिन्न जो लिंग वचन लगेंगे, यानी अगर कौन सा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वचन एक वचन, बहुवचन, वो सब किसके आधार पर लगेंगे, दूसरे पद के आधार पर। और इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियां के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्तियां प्रयुक्त होती है, और उन्हीं विभक्तियों के आधार पर उनके उपभेद होते हैं। आपसे पूछा जाए ये कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष है, ठीक है, या फिर जैसे संबंध तत्पुरुष है ना, अधिकरण तत्पुरुष है, तो वो विभक्ति चिन्हों के आधार पर, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान में पर पे, अधिकरण है, अधिकरण में पर पे, है ना, संबोधन है, अरे, अहो। तो संबोधन और कर्ता, ये जो पहला वाला और जो आखिरी वाला है, इन दोनों विभक्तियों का आपका प्रयोग नहीं करना है। उसके अलावा जितनी भी विभक्तियां हैं उनका प्रयोग कर आप तत्पुरुष समास का विग्रह करेंगे। जैसे देखो, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो यहाँ पर को कौन सी विभक्ति आई है, को, यानी कर्म विभक्ति आई है ना। कर्म का विभक्ति चिन्ह कौन सा है, को, तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया, कर्म तत्पुरुष समास। क्लियर है। ऐसे ही करुणा पूर्ण, यानी करुणा से पूर्ण, तो से में यहाँ पर कौन सा आएगा, से करण, करण कारक, है ना, करण तत्पुरुष समास।
इसके आधार पर आप सारे तत्पुरुष समास का विग्रह करेंगे। तो तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 6 भेद। और तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद होता है वह प्रधान होता है, और जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो इसकी विभक्ति का लोप हो जाएगा, और जब विग्रह करेंगे तो ये विभक्तियां चिन्ह, इन विभक्ति मतलब ये जो कारक चिन्ह है इसके अनुसार इसकी विभक्तियां प्रयुक्त की जाएगी। ठीक है ना। जो भी कारक चिन्ह, जैसे राजदूत, राजा का दूत, शरणागत, शरण में आगत, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, उसका अभ्यास करना होगा, उसके आधार पर इसे आप कर पाएंगे। धन्यवाद।